बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। AKU बोर्ड सीरीज की नई वीडियो में हम लोग हाजिर हैं। टॉपिक 1 के SLOs डिस्कस कर रहे थे और अबाउट हमने 1.1 1.2 डिस्कस कर लिया था। 1.3 में एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिस्कशन रहता है, तो आज हम 1.3.2 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आज ही की वीडियो में 1.4 और 1.5 को डिस्कस कर लिया जाए। तो देखिए, हमारे पास 1.3.2 में डिस्कशन है एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला? Empirical formula represents the simplest ratio of the atoms, while on the other hand side the molecular formula represents the actual number of the atoms present in the molecule. अच्छा, चूंकि रिवीजन करने के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, पूरा टॉपिक हम लोग जो है इन डिटेल जैसे कि फर्स्ट टाइम बच्चे को पढ़ाया जाता है वैसे नहीं पढ़ा रहे आपको। ये मैं दोबारा बता दूं, मैंने ख्याल से मैंने पहली वीडियो में भी आप लोग को बताया था। हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है अभी कि हम एक ही सवाल ऐसा डिस्कस करें जिसमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों डिस्कस हो जाए, ताकि कम से कम वक्त में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो और हम नेक्स्ट टॉपिक की जाने मूव करें। तो फिल वक्त हमने कंबस्शन एनालिसिस को ऑब्जर्व किया, एंड इन दैट कंबस्शन एनालिसिस वी आर ऑब्जर्विंग कि by the combustion of the organic compound we are going to get about 65.44% carbon. Here the amount of hydrogen is about 5.50% and the 29.06% of the oxygen. And the question is asking about the what is the empirical formula of the compound. Formula यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। और if the molecular mass of the compound is about 110.15 gram per mole, calculate the molecular formula of this compound. So students, keep it in your mind. हमने प्रीवियस वीडियो में परसेंटेज फाइंड करना सीख लिया था, और आज हमारे पास सवाल में जो डेटा गिवन है वो परसेंटेज से गिवन है, तो हम परसेंटेज को फर्दर प्रोसीड करना सीखेंगे और ये देखेंगे कि परसेंटेज से एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे और उस एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। तो देखिए, हमारे पास परसेंटेजेस क्या गिवन है। कार्बन की परसेंटेज गिवन है अबाउट 65.44, हाइड्रोजन की 5.50 एंड ऑक्सीजन की 29.06. From the percentages we can find the mole ratio, and these mole ratio can be used to find the simplest mole ratio. ठीक है, किस तरीके से कि जिन एलिमेंट्स की परसेंटेजेस गिवन है उन परसेंटेजेस को अगर उनके एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास एग्जैक्टली मोल रेशो की वैल्यूज बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस सवाल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करें, मैं अपना कैलकुलेटर ऑन रख लूं, ठीक, चलें। तो स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, first we are going to find out the mole ratios. Finding mole ratios of each element हर एक एलिमेंट का मोल रेशो फाइंड किया जाएगा। तो फॉर कार्बन, कार्बन का मोल रेशो हमने फाइंड करना है। कार्बन की परसेंटेज गिवन है 65.44, इसको हमने डिवाइड किया 12 से, तो 65.44 डिवाइड बाय 12, दिस इज 5.453। ठीक है जी, ये इसका मोल रेशो आ गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की वैल्यू 5.50 डिवाइड बाय 1, तो इसके मोल रेशो की वैल्यू आ गई एग्जैक्टली 5.50। और ऑक्सीजन का मोल रेशो फाइंड किया तो इसकी परसेंटेज थी 29.06, जिसको हमने डिवाइड किया किससे, 16 से।
तो 29.06 डिवाइड बाय 16 एंड दिस वैल्यू इज 1.816। अब देखिए मोल रेशो फाइंड करने का क्या तरीकेकार है कि जो परसेंटेजेस आपको गिवन है, आप फॉर ईच एलिमेंट परसेंटेज को उसके रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मोल रेशो आ जाएंगे। मोल रेशो को फिर हम यूज करते हैं ताकि वी कैन फाइंड आउट दी सिंपलेस्ट मोल रेशो, वी कैन फाइंड आउट दी सिंपलेस्ट मोल रेशो। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया फाइंडिंग दी सिंपलेस्ट मोल रेशो। सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालने का तरीकेकार ये है कि आप हर एक मोल रेशो की वैल्यू को डिवाइड करवा देंगे विद द लीस्ट मोल रेशो। कैसे कि ये वैल्यू है 5.45 कार्बन की, हाइड्रोजन की वैल्यू 5.50 एंड ऑक्सीजन की वैल्यू 1.81। इन तीनों में लीस्ट वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन। अब विथ दिस वैल्यू आप हर एक वैल्यू का रेशो फाइंड करें, यानी कि 5.45 को 1.81 से डिवाइड करवा दें, 5.50 को 1.81 से डिवाइड करवा दें और 1.81 को 1.81 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास सिंपलेस्ट मोल रेशो की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास कार्बन की वैल्यू 5.45 डिवाइडेड बाय 1.81, तो 5.45 डिवाइड बाय 1.81 ये वैल्यू बनी 3.01, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन की वैल्यू 5.50 डिवाइडेड बाय 1.81, 5.50 और ये वैल्यू बनी 3.03, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3 के बराबर हो जाएगी। ऑक्सीजन की वैल्यू देखें तो 1.81 इज डिवाइडेड बाय 1.81 और ये वैल्यू बन गई आपके पास 1। गौर करें, सिंपलेस्ट मोल रेशो फॉर द कार्बन इज 3, फॉर द हाइड्रोजन इज 3, फॉर द ऑक्सीजन इज 1 and the values of the simplest mole ratio are used for the designing for the determination of the empirical formula। यानी कि जो simplest mole ratio की वैल्यू है वही empirical formula में each of the element की वैल्यू होगी। यानी कि हमारे पास empirical formula आ चुका है C3H3 1 ऑक्सीजन। अब अगर हम ये कहें कि भाई we have to determine the molecular formula too, so finding the molecular formula, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने का क्या तरीकेकार होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू दी एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमने फाइंड किया है, जो कि ऊपर C3H3O लिखा हुआ है, उसको सबस्क्रिप्ट में n से मल्टीप्लाई करवा दें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड व्हाट इज n? n is the ratio of empirical formula mass and molecular formula mass। empirical formula mass तो उलट लिख दिया, ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो ये मैंने यहाँ से ही उठाया, मैंने कहा अरे पूरा ही हटा देता हूँ मैं, ये दोबारा से मैं लिख दूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, शॉर्ट करके लिख देता हूँ अब की बार,
डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास सवाल में गिवन है 110.15 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम फाइंड करें तो कार्बन इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन प्लस 3 हाइड्रोजन, इट इज ऑलमोस्ट 55। तो ये हमारे पास बना 110.15 डिवाइडेड बाय 55 विच इज 2.00, जिसको हम 2 कंसीडर कर लें तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखें C3H3 ऑक्सीजन और सबस्क्रिप्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना हमारे पास C6H6O2 and this is the answer for the given question। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सवाल हमने इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया। ये 1.3.2 का डिस्कशन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। 1.4 को अगर हम देखें, 1.4 में हमारे पास डिस्कशन है फॉर अबाउट क्या, एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो वी हैव टू फाइंड दैट limiting reactant and the chemical reaction and the maximum amount of product produced and amount of any unreacted reagent। ठीक है, सही है, तो इसको फाइंड करते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट को पढ़ने के लिए आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए स्टोइचियोमेट्री के लिए, और उसके बाद आप लोग अपना सारा दिमाग इस्तेमाल करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट which consumes first in a chemical reaction which consumes first in a chemical reaction, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि such reactant which produces least amount of product। तो इन शॉर्ट बात यह है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में मौजूद एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कंप्लीट रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और चूंकि वो केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है इस सेंस में कि वो खुद खत्म हो जाता है जल्दी। जब वो खुद खत्म हो जाता है जल्दी तो वो केमिकल रिएक्शन को भी खत्म कर देता है, क्योंकि हमें ये पता है कि भाई एक रिएक्टेंट अगर मौजूद नहीं है तो दूसरा रिएक्टेंट कैसे फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो ये रिएक्टेंट को कैसे कंट्रोल करता है कि ये खुद जल्दी खत्म हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो रिएक्टेंट होता है ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक सवाल देखें, हमारे पास एक सवाल है, लेट्स सपोज कि मैग्नीशियम reacts with sulfur to produce MgS, magnesium sulfide। How many grams
of magnesium sulfide can be made from 1.50 grams of magnesium and same is for the sulfur. और हमारे पास इक्वेशन आ जाती है मैग्नीशियम प्लस सल्फर प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम सल्फाइड। अब देखें, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिस क्वेश्चन में मोर देन वन रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है और प्रोडक्ट की अमाउंट पूछी जा रही है, तो इनडायरेक्टली तौर पे द क्वेश्चन इज आस्किंग यू to determine the limiting reactant, and with respect to the limiting reactant you have to find out the product of that desired you have to find out the amount of that desired product। तो इस वक्त बिल्कुल वही काम है कि आपसे कहा जा रहा है कि 1.50 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड 1.50 ग्राम्स ऑफ सल्फर जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट की अमाउंट मौजूद है। तो पहले आपने ये फाइंड करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, यानी कि कौन लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा, और उसी की रिस्पेक्ट से फिर बता देंगे कि भाई प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनेगी। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस जो हमारी स्टोइचियोमेट्री की वीडियो थी उसमें बताया था कि स्टोइचियोमेट्री के जितने भी सवाल हो, आइदर वो सिंपल स्टोइचियोमेट्री हो, मास वॉल्यूम हो, या फिर उसमें हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट आया, एक्सेस रिएक्टेंट आया या परसेंटेज यील्ड आया, हम उन सवालों को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। पहले स्टेप में क्या होगा कि जिन सब्सटेंसेस के मासेस गिवन है उनके मोल्स निकालें। दूसरे स्टेप में मोल रेशो, एंड इन द थर्ड स्टेप वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन हमने परफॉर्म किया कैसे कि मैग्नीशियम हमारे पास मौजूद है, ठीक है, मैग्नीशियम हमारे पास मौजूद है, सल्फर हमारे पास मौजूद है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो हमने अपना पहला स्टेप क्या करना है, हमने लिखा फाइंडिंग द मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस, फाइंडिंग द मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस। अब हमारे पास ये बात किस तरीके से आगे बढ़ी जाएगी कि मैग्नीशियम के मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू, अब मैग्नीशियम का मास गिवन है 1.50, मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है कितना, 24। इसको कैलकुलेट करें, ये बनता है 1.50 डिवाइडेड बाय 24 और ये 0.0625 मोल्स। इसी तरीके से मोल्स ऑफ सल्फर फाइंड करेंगे तो 1.50 सल्फर का मास गिवन है और इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 32। तो बना हमारे पास 1.50 डिवाइडेड बाय 32 इज 0.0467 मोल्स। अब देखें, पहला स्टेप हमने क्या किया कि जिन सब्सटेंसेस की अमाउंट गिवन थी उनके मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोल रेशो। तो फाइंडिंग मोल रेशो, फाइंडिंग मोल रेशो। अब मोल रेशो में क्या है कि भाई मैग्नीशियम सल्फाइड की एट द एंड आपने अमाउंट फाइंड करनी है, तो फॉर ईच फ्रॉम ईच रिएक्टेंट हम लोग प्रोडक्ट के साथ उसका मोल रेशो फाइंड करेंगे। तो हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर हम मैग्नीशियम और मैग्नीशियम सल्फाइड का रिलेशन देखें, तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो एक मैग्नीशियम, यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम, एक सल्फर, एक भी सल्फर। तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम सल्फाइड के दरम्यान देखें, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, तो 1:2
वन का रिलेशन है, 1:1 का रिलेशन, यानी कि एक मैग्नीशियम होगा तो एक ही मैग्नीशियम सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी, विच मीन्स कि अगर 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम होंगे तो 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली अगर हम सल्फर के साथ मैग्नीशियम सल्फाइड का मोल रेशो फाइंड करें तो ये भी 1:1 का रिलेशन बनता है, यानी कि 0.0467 मोल्स ऑफ सल्फर will produce 0.0467 moles of मैग्नीशियम सल्फर। तो आप देख सकते हैं इस स्टेप 2 में हमने जो मोल रेशो लगाए, तो मोल रेशो से हमें आइडिया हुआ कि फ्रॉम विच ऑफ द रिएक्टेंट द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म। सो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि भाई सल्फर की मदद से मैग्नीशियम सल्फाइड की लीस्ट अमाउंट बन रही है, तो सल्फर इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमने यहाँ पे वाज़े तौर पे इस बात को मेंशन किया कि सिंस सल्फर गिव्स लीस्ट amount of product, so it is the limiting reactant और विथ रिस्पेक्ट टू द सल्फर हम लोग फाइंड कर लेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो पहले हमने लिखा मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, हमें क्या पता चला कि कितने हैं, ये हमें पता चला कि हैं 0.0467। सही। अब मास फाइंड करें तो मास किस तरीके से फाइंड किया जाएगा कि मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड फ्रॉम मोल्स फाइंड करने के लिए हम इसके मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से। तो ये मोल्स आए 0.0467 और मॉलिक्यूलर मास बना हमारे पास 56, विच इज इक्वल टू 2.6152 ग्राम्स। तो आप लोगों ने यकीनन इससे ये समझा होगा कि what is the limiting reactant and how can in a mathematical problem we can find out the amount of the product going to be formed from the limiting reactant। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, बस हमें चंद एक बातों का ख्याल रखना होता। अब देखिए हमारे इस एसएलओ में जो डिस्कशन गिवन है, उस डिस्कशन के मुताबिक हमने ना सिर्फ ये फाइंड करना है कि भाई विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, वी आल्सो हैव टू डिटरमिन अबाउट द एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट जो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट। इस बात को जहन में रखिएगा कि जो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट। तो एक्सेस रिएक्टेंट की एक एग्जांपल हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं बहुत शॉर्ट करके सवाल लिख दूं कि सवाल कुछ इस तरीके से है कि NH4Cl 2 moles is reacting with calcium hydroxide and it is producing calcium chloride, ammonia gas and water, and it is saying कि 100 grams of each reactant
इज इन्वॉल्व, शॉर्ट करके लिख रहा हूं मैं, पूरा सवाल मेंशन नहीं कर रहा। और फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस। ये तो हमारे पास सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे और उसकी मदद से इसके मोल्स फाइंड करके मास फाइंड कर देंगे। और दूसरा सवाल ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ reagent लेफ्ट अनरिएक्टेड। अब देखें, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों में से एक है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो दूसरा क्या हो गया, एक्सेस रिएक्टेंट। तो विथ रिस्पेक्ट टू द लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उसके बाद उसकी जो अमाउंट बच जाएगी उसको हम एक्सेस अमाउंट कंसीडर करेंगे। तो वही बात यहाँ पे फाइंड करने के लिए कही जा रही है। तो पहले हम पार्ट वन सॉल्व करते हैं। पार्ट वन सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा कि फाइंडिंग द मास ऑफ अमोनिया, और मास ऑफ अमोनिया फाइंड करने के वही पुराने स्टोइचियोमेट्री की जो मैंने बात बताई हुई है कि तीन स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप के जो अमाउंट गिवन है उसके मोल्स निकालने हैं, फिर मोल रेशियो निकालना है, और तीसरे स्टेप में जो चीज फाइंड करने के लिए कही जा रही है वो चीज आप फाइंड कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि भाई मोल्स ऑफ NH4Cl फाइंड करेंगे। तो NH4Cl की अमाउंट है 100 और इसका मॉलिक्यूलर मास बन रहा है 53.5। इसके मोल्स आ गए 1.87 मोल्स। इसी तरीके से मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फाइंड करेंगे। तो इसके भी 100 ग्राम्स गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर मास बना 74। तो 100 डिवाइड बाय 74 कितना बना, 1.35 मोल्स। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। क्या अब इसको यहाँ पे मैं लिख दूं, फाइंडिंग मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस, फाइंडिंग मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। दूसरा क्या लिखा कि फाइंडिंग मोल रेशो। अब मोल रेशोज किस तरीके से फाइंड किए कि हमने इक्वेशन देखी, इक्वेशन में अमोनियम क्लोराइड और NH3 दोनों के कोफिशिएंट क्या है, 2, यानी कि 1:1 का रिलेशन। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, यानी कि 1:2 का रिलेशन। तो जरा इसका रिलेशन देखें भाई। तो ये है अमोनियम क्लोराइड इन रेशो NH3, दोनों के कोफिशिएंट क्या हुए, 2। तो ये कैंसिल आउट होगा, तो 1:1 का रिलेशन है, विच मीन्स कि अगर 1.87 मोल्स अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है तो 1.87 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होंगे। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया के कोफिशिएंट्स देखें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोफिशिएंट इक्वेशन में 1 और अमोनिया का 2 है। तो अगर ये 1.35 है तो ये कितना होगा, 2.70। तो क्या पता चला कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो ये हमें क्लियर आइडिया हुआ कि सो NH4Cl is the limiting reactant। और अमोनिया की अब अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो फाइंडिंग
मास ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया के मोल्स कितने आए हैं हमारे पास 1.87। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके मॉलिक्यूलर मास से जो कि 17 होता है, तो 1.87 इंटू 17 which is equal to 31.79 grams. So this is the answer for the first part of this question कि about 31.79 grams of ammonia will produce from this reaction. अब चलते हैं दूसरे पार्ट में जिसमें लिखा है कि भाई कैलकुलेट द मास ऑफ कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो आप ये देखें कि हम सेकंड पार्ट सॉल्व करें। फाइंडिंग द एक्सेस अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो इसके लिए हमने क्या काम करना होगा, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट को आपस में रिलेट करेंगे। तो ये अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। दोनों के दरमियान अकॉर्डिंग टू दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या रिलेशन है, 2:1। कैसे 2:1 आप इक्वेशन देख सकते हैं। इक्वेशन में दो अमोनियम क्लोराइड के साथ एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 है तो ये 1 है, यानी कि अगर ये 1.87 रिएक्ट कर रहा है तो ये उसका हाफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा विच इज 0.935। अब इसको क्या काम करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 मोल्स रिएक्शन में मौजूद हैं, जिसमें से 0.935 पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो एक एक बात अगर मैं वाज़े तौर पे लिखता जाऊंगा तो मेरे लिए सॉल्यूशन मज़ीद आसान होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने थे, 1.35 मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स ये है 0.935 मोल्स। अगर हमें ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं, तो 1.35 माइनस 0.935 विच इज 0.415 मोल्स। इतने मोल्स ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अब इससे अगर हम इसका मास फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि मास ऑफ अनरिएक्टेड calcium hydroxide is equals to its moles into its molecular mass। तो मोल्स कितने हैं 0.415 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 74। सो द आंसर इज 30.71 ग्राम्स। ठीक है जी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो हम 1.3 पे अपने टॉपिक को एंड करते हैं। 1.4 यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड का डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिल वक्त लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।